बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। DPS इन कॉलेज ओकाड़ा के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके लिए हाजिर हैं। 10th फिज़िक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइंस SHM एंड हेंस प्रूव दैट वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM जो है ये एक शॉर्ट एब्रीविएशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM का लफ्ज़ जब मैं ऐसे बोलूँगा तो आपने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के मीनिंग में लेना है। तो आपके सामने ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का एक एंड जो है वो एक सपोर्ट के साथ अटैच है और इसका जो दूसरा एंड है वो किसी मैस M के साथ अटैच है। ये सारे का सारा जो सेटअप है ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है बेटे। तो अब हमने करना ये है कि इस मैस के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाना है। इस टाइम ये जो आपको ये फिगर नज़र आ रही है जिसको आप A फिगर का नाम दे लें, तो A फिगर के अंदर क्या है कि जो मैस है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यानी कि मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। वो उसकी जगह को हमने अभी डिस्टर्ब नहीं किया। तो इस टाइम जो मैस है वो अपनी मीन पोजीशन पे है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमने करना ये है कि इस मैस के ऊपर एक फोर्स लगानी है अपनी तरफ से। इसको आप एक्सटर्नल फोर्स का नाम दे लें, FEXT, F एक्सटर्नल। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगी ये इस मैस को क्या करेगी, इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाएगी। हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए इस मैस को इधर ले आएंगे और इसके साथ ही आपका जो स्प्रिंग है उसके अंदर एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि आपका जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सा खींचा जाएगा। और इसके खींचे जाने से इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक X डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो X डिस्प्लेसमेंट है एक्सटर्नल फोर्स के ज़ेरे असर ये इसमें प्रोड्यूस हुआ है। तो हम हुक्स लॉ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हुक्स लॉ ये कहता है कि ये जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। सीधी सी बात है कि जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स हम इस मैस के ऊपर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ जाएगी, उतना ज़्यादा ये जो मैस है डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, लेकिन विद इन दी इलास्टिक लिमिट ऑफ दिस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट के अंदर हम क्या करें, जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा इस मैस के अंदर, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना कम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आपने इक्वालिटी की साइन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको साथ में एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो K है। K क्या चीज़ है, K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको। K को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको अगर आप यूँ लिखना चाहें K को सेपरेट करके तो F एक्सटर्नल K इधर रह जाएगा एक साइड पे, डिस्प्लेसमेंट इधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा K का फार्मूला। K क्या चीज़ है, K जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। K एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसको आप डिफाइन यूँ कर सकते हैं कि द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग टू द चेंज इन द स्प्रिंग या टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। के ये जो दो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, इन दोनों की जो रेशो है आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं। तो इस इक्वेशन से आप स्प्रिंग कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो भी डिराइव कर सकते हैं कि अब ये देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट x क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर विल बी द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। न्यूटन पर मीटर।
या आप इसको यूँ लिख सकते हैं, अच्छा जी। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हम इस मैस को यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे और उसके बाद फिर फ्रीली इसको छोड़ देंगे, तो ये वाला मैस जो है इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाएगी। हमने जो फोर्स इस पे अप्लाई की है वो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हम इस पे अप्लाई करके इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेंगे, तो ये स्प्रिंग के अंदर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगी उसी टाइम। उस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। आपके सामने रीस्टोरिंग फोर्स भी लिखी हुई है कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, इसका क्या काम है। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द वाइब्रेटरी बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो इस स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो चुकी है, उसने क्या करना है, उसने इस मैस को वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे यानी कि मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाना है। और ये क्योंकि एक्शन रिएक्शन की फोर्स है, जितनी एक्सटर्नल फोर्स होगी उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई है, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ये क्या हैं, ऑपोजिट हैं। तो अब अगर इस वाली इक्वेशन को आप देखें, तो इस वाली इक्वेशन के मुताबिक एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला है F इज़ इक्वल टू KX, ये KX है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी, रीस्टोरिंग फोर्स को आप FR से मेंशन कर दें। अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स को FR से मेंशन करते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। लिहाजा आप इसके साथ क्या करेंगे, माइनस की साइन लगा सकते हैं। जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई है इस स्प्रिंग के अंदर, वो क्या करेगी, स्प्रिंग को, इस मैस को वापस इसकी ओरिजिनल जगह पे यानी कि मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। और कितनी प्रोड्यूस हुई है, जितनी उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लग चुकी है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन डेफिनेटली इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मीन दैट कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स FR जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ये होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब अगर हम इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू KX ये इस वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी FR यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू माइनस KX। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से ली है, माइनस KX। तो आप यहाँ पे साथ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा जी, ये तो हो गई आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो F होता है वो ma के इक्वल होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो फोर्स ma के भी इक्वल है और फोर्स माइनस KX के भी इक्वल है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, तो कंपेयरिंग कर लें इन दोनों इक्वेशंस की, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा एक ही चीज़, फोर्स अगर इसके भी इक्वल, फोर्स इस चीज़ के भी इक्वल, तो ये दो चीज़ें भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग करके कि ma इज़ इक्वल टू माइनस KX। तो यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन को इधर ही रहने दें, माइनस K और मास को इधर ले जाएं और ये इस तरह से इसकी सेटिंग कर दें इस इक्वेशन की, तो ये इसकी फॉर्म एक बन जाएगी। इस फॉर्म के अंदर ये A एक्सेलरेशन है, K एक कांस्टेंट है, X इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये जो मैस है ये भी एक कांस्टेंट टर्म है,
क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग वाइब्रेशन मैस जो है क्या अपनी वैल्यू चेंज तो नहीं कर रहा, क्या कभी मैस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो नहीं हो रहा, नहीं, बल्कि वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। लिहाजा कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट का आंसर भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है सर्कल के अंदर, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे आपने ये पढ़ा है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम इक्वालिटी की साइन लगाते हैं और साथ कांस्टेंट लगाते हैं, ऐसे ही अगर कांस्टेंट और इक्वालिटी को ख़त्म कर दिया जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन दोबारा से रीस्टोर हो जाती है। तो आपके पास ये कांस्टेंट है, ये इक्वालिटी की साइन है, अगर आप इन दोनों को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन दोबारा से आ जाएगी। तो ये बन जाएगी, इसकी फॉर्म ये बन जाएगी प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। तो ये लीजिए, ये फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है इस टॉपिक का। इस फाइनल रिज़ल्ट के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें कुछ बता रही है। ये हमें ये बता रही है कि एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ये जो नेगेटिव की साइन है वो ये बता रही है कि बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं, और यही दो बेसिक कंडीशंस हैं किसी भी वाइब्रेटरी मोशन की सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए। तो क्या हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मास अटैच्ड विद अ स्प्रिंग इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन? यस। क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक कंडीशंस हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही हैं। एक दफ़ा जब हम इस वाले मैस को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके यहाँ तक लेके आएंगे, इसकी इस एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके आएंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ इसका इनर्शिया भी मैक्सिमम होगा। लिहाजा ये यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी बल्कि अपनी नेक्स्ट जो एक्सट्रीम सेकंड पोजीशन है वहाँ तक चली जाएगी और जाके स्प्रिंग को क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। जब स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो जाएगा तो दोबारा से उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी, फिल हो जाएगी, और वो रीस्टोरिंग फोर्स उसको उसकी मेन पोजीशन की तरफ जाने पे मजबूर करेगी। लिहाजा ये वाली जो मैस है ये अपनी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन को भी छोड़ देगी और वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगी। मीन पोजीशन से ये दोबारा क्या करेगी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे फिर मैक्सिमम होगी, लिहाजा एक्सट्रीम फर्स्ट की तरफ जाएगी, और यूँ क्या होगा कि ये बॉडी जो है इस मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना मुसलसल स्टार्ट कर देगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ये जो मैस अटैच विद द स्प्रिंग की वाइब्रेटरी मोशन है, इसकी जो डिफरेंट पोजीशंस हैं, दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और एक इसकी जो मीन पोजीशन है, इसके ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीन पोजीशन पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पड़ी हुई है, तो ये मीन पोजीशन पे है, लिहाजा इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो दैट इज़ मैक्सिमम, एंड सो ऑन जो सेकंड इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है उस पर भी जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी जैसे ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे जाके ज़ीरो हो चुकी होती है, वो वहाँ पे जाके स्टॉप कर जाती है। तो स्टॉप की हुई बॉडी जो है जैसे ही मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है और मीन पोजीशन पे आके मैक्सिमम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कोई किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करें और उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, और यहाँ से ज़ीरो वेलोसिटी से जब ये बॉडी मूव करना शुरू होगी तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ आते हुए इंक्रीज़ करेगी और वहाँ पहुँच के मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है मीन पोजीशन पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे मीन पोजीशन पे होती है और एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो वेलोसिटी है वो मिनिमम यानी कि ज़ीरो होती है।
तो इसके बाद हम आते हैं जी एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपने क्योंकि देखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक जो बात ही वो ये है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मीन दैट के डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन भी कम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। तो जहाँ जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जहाँ जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होगा, उसी तरह से बिहेव करेगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। एंड सो ऑन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², प्रूव आप इसके पढ़ चुके हैं। तो मैस तो कांस्टेंट है यहाँ पे, वैसे ही 1/2 भी कांस्टेंट है, ओनली वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसका जो ताल्लुक है वो वेलोसिटी के साथ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक एक्सेलरेशन का जो ताल्लुक है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ था। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो वेलोसिटी के साथ है। वेलोसिटी मिनिमम तो समझे वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम। सो ऑन, वेलोसिटी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। तो जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम फिर काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मिनिमम हो जाएगी। अब हम आते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी का वैसे तो फार्मूला mgh होता है, लेकिन h यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि डिस्प्लेसमेंट चूँकि हमारा x है तो हम इसको mgx लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो वैसे ही एक कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द बॉडी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा ये भी कांस्टेंट है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का ये बार बार चेंज हो रहा है, तो जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और यानी आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी के। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट का जो ताल्लुक है वो फिर पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी है। जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो यानी मिनिमम है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो यानी कि मिनिमम हो गई। अच्छा जी, एंड सो ऑन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात जो है वो अभी रह गई है, वो ये है कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग। एक बात तो ये तय है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो चुकी है, क्योंकि इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इस वाइब्रेटरी मोशन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई किया है। लिहाजा इस वाइब्रेटरी मोशन को, जिसको मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग की वाइब्रेटरी मोशन हम कहते हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम इसके सिर्फ टाइम पीरियड का थोड़ा सा लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि जो टाइम पीरियड होता है इसका, उसका फार्मूला होता है 2πm/k²। जी, टाइम पीरियड फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद द स्प्रिंग का जो फार्मूला है दैट इज़ 2πm/k²। तो ये इस फार्मूले को लिख के आपने टॉपिक को एंड कर देना है, ख़त्म हो गया। लेकिन एक बात ये ज़रूर आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड हेंस प्रूव दैट वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग इज SHM, ये चीज़ प्रूव करना, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये शायद इसने बोर्ड के अंदर कोई स्टे लिया हुआ है, इस तरह से ये बिहेव करता है कि ये एक साल कभी छोड़ता है, कभी बोर्ड वाले जो हैं वो इसको कभी 1-8 साल स्किप करते हैं और कभी इसको बिल्कुल स्किप भी नहीं करते हैं, यानी कि 2-2, 3-3 साल ये कंसेक्टिव ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पेपर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।